और आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और अब्सार साहब, और आपको पता ही है कि अब्सार इज़ एन एस जर्नलिस्ट, और हम तो छोटे मोटे जो लोग हैं उनसे जो बात कर लेते हैं, हम तो अपनी बड़ी वो समझते हैं कि बड़ी बात है, हमने उनसे बात कर ली है तो बड़ी हमारी जो है इज़्ज़त में इजाफा हो जाता है जब हम 4 लोगों को बताते हैं अब्सार जैसे लोग हमारे भी दोस्त हैं। जी हेलो अब्सार, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मुझे लग रहा है आप ये जो वाइट पहन के बैठे हैं ना, आप बोलना चाहते हैं आई मीन पीस। आज मेरे से कोई क्वेश्चन सख्त ना करो, हैं? नहीं, ये तो पीस के लिए जरूरत नहीं कि सख्त क्वेश्चन ना, सख्त क्वेश्चन होंगे तो तभी हम पीस अचीव कर सकेंगे। सख्त क्वेश्चन होने चाहिए, उनके जवाब भी होने चाहिए, बिल्कुल, लेकिन पीस भी होने चाहिए। पीस भी तो होना आप चाहिए। समझ लें कि मैं पीस चाहता हूँ, इसीलिए वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है। अच्छा हाफ अच्छा, पीस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुझे और आपको तो डरना नहीं चाहिए, और क्योंकि आपने और मैंने हमने तो जर्नलिज्म की हुई है डिक्टेटर्स के ज़माने में भी, और आपको याद ही है जब जनरल मुशर्रफ साहब आए थे तो हम उस वक्त भी हमने जर्नलिज्म की हुई है, तो डरते तो नहीं है हम लोग किसी से। लेकिन वैसे ही मैंने कहा क्योंकि आपके साथ प्यार बढ़ा है तो कोई ऐसे सख्त क्वेश्चन ना हो जाए कि आप मेरे से नाराज़ हो जाएं। अच्छा जनाब, आज जो है अब्सार, जो इन्होंने आपके लॉ मिनिस्टर ने तारड़ साहब ने कहा है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में भी जो कोई केसेस चलेंगे वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ चलेंगे। इंटरनेशनल लॉ जो है वो कहता है कि अनलेस एंड अनटिल टेररिज्म के केसेस या इंसाइट किया जाए टेररिज्म को या वायलेंस को, तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन का मुकदमा नहीं चल सकता है। पाकिस्तान का लॉ कुछ डिफरेंट है, कुछ बात करेंगे इस पर प्लीज़? देखिए, एक तो मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ और इंटरनेशनल लॉ का तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो आपको अगर पता है ये लॉ तो आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, पॉलिटिकल आंसर ना दें, पॉलिटिकल आंसर ना दें। ये तो आंसर तो भी मैंने शुरू दिया नहीं है। अच्छा। लेकिन जहां तक बात आपने जो कोट किया है ना कि इंटरनेशनल लॉ में जो टेररिज्म के केसेस हैं या इंसाइटमेंट टू टेररिज्म है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकते हैं। तो देखना हमने ये है कि क्या एविडेंस है यहाँ अथॉरिटीज़ के पास कि टेररिज्म हुई है या नहीं हुई, और या इंसाइटमेंट टू टेररिज्म है या नहीं है, और टेररिज्म क्या है इसकी डेफिनेशन भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, आप अभी देख लें। लेकिन क्या इतना एविडेंस है यहाँ अथॉरिटीज़ के पास कि वो साबित कर सकेंगे ये टेररिज्म था या एटलीस्ट इंसाइटमेंट टू टेररिज्म था। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे अहम चीज़ ये देखना होगा कि एविडेंस में कितनी जान है। जाहिर है यहाँ पाकिस्तान में भी 2 ओपिनियंस हैं अभी भी कि केसेस सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए या नहीं, और उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है ना, जो आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं उसके केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं, और इमरान खान साहब के अपने दौर में 27 पाकिस्तानियों पे सिविलियंस पे मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चले हैं मुख्तलिफ मामलात पे। तो जाहिर है उन्होंने एक मिसाल तो कायम की हुई है, और हमारे यहाँ होता है ये कि जो हुकूमत किसी दूसरे के लिए घड़ा खोदती है गिरती उसमें खुद है। तो लेट्स सी जी। अच्छा अब्सार, चलें ठीक है, ये तो आपने बड़ा मुझे घुमा दिया है आप जो है इसके ऊपर, तो कोई बात नहीं है, ये मैं बात नहीं करती। पीडीएम रहते सीखा ये घुमाना। ठीक है अच्छा ठीक है, तो नहीं करनी, बिल्कुल ठीक है, तो घूम जाएंगे बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब सर ये बताएं कि जैसे अब ये जो अब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स गर्म हो गई है खास तौर पे कराची में, और लग रहा है, अच्छा 2 हैं इसके मेरे क्वेश्चन के पार्ट्स जो हैं। एक तो ये कि कराची में पीपीपी और जेआई एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं और वो कह रही हैं जी कि जनाब मेयर ते साड़ा होना चाहिए। अब जिसने बड़े जो तीर मारे हैं पीपीपी ने वैसे सिंध में, वो तो हमारे सामने ही हैं, लेकिन अब वो मेयर भी चाहते हैं कराची का, नंबर 1 ये। दूसरी जो चीज़, अभी जो इलेक्शंस ख़त्म हुए हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, वहाँ पे तो पीपीपी के बंदों ने साफ ले लिया है आपके जनरल साहब का नाम और कहा है जी कि अगर उनका सर पे हमारे हाथ ना होता तो हम ना जीतते। बाकी पार्टी ज़रा थोड़ी सी भड़क गई हैं इस पे, तो अब ये दोनों मामला पे थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, सिंध और कश्मीर का मैं आपको बताऊं कि जो सिंध है ना, वो उसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी हमेशा से ही अक्सरियत में रही है, ख़ासतौर पर 1970 के बाद।
तो पिछले 50-55 साल में तो पीपल्स पार्टी का वहां पे तूती बोलता रहा। उनका प्रॉब्लम यह है कि कराची जो है वो उनके अंडर कभी आया नहीं है, या तो एमक्यूएम के अंडर रहा है या फिर जमात इस्लामी थी उससे पहले, बीच में फिर जमात इस्लामी आई, फिर एमक्यूएम आ गई, अब फिर जमात इस्लामी ने काफ़ी सीटें ली हैं। लेकिन अक्सरियत जो सबसे बड़ी जमात है कराची में वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो खुद अपने तौर पर हुकूमत बना सकें, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें जो जीती हैं वो पीपल्स पार्टी ने, ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए अब उन्हें साथ मिलाना पड़ रहा है। ज़ाहिर है पीटीआई की जो पार्लियामेंट्री पार्टी के जो हेड हैं उन्होंने तो जमात इस्लामी का साथ दिया, लेकिन बहुत सारा एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ज़ाहिर है इसमें ये आपको पता है कि ये हमारे मुल्क में जो सियासत होती है उसमें इस तरह के काम तो होते रहते हैं। इमरान खान साहब की जो हुकूमत केपी में बनी थी 2013 में, आपको याद होगा बिल्कुल यही सिचुएशन थी कराची वाली। उसमें भी सबसे ज़्यादा सीटें तो पीटीआई के पास थी, लेकिन वो अक्सरियती पार्टी नहीं थी, और उसमें जेयूआई ये चाहती थी कि मुस्लिम लीग नून उनके साथ मिले और वो बंदे तोड़ के तो वो भी हुकूमत बना ले कोalition की, लेकिन नवाज शरीफ नहीं माने। फिर उसके बाद पंजाब में 2018 में, पंजाब में भी 2018 में मुस्लिम लीग नून के जो एमपीए थे वो ज़्यादा थे और पीटीआई के कम थे, तकरीबन बराबर थे, 1 या 2 का फ़र्क था। उसमें भी मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, पीटीआई को ये कोशिश करने दें, और पीटीआई ने कोशिश की जिसमें जहांगीर तरीन का तैयारा इस्तेमाल हुआ और उन्होंने हुकूमत बना ली। तो हमारे यहाँ रवायत तो यही है कि जो जमात जोर ज़्यादा लगाएगी, चाहे उसके पास अक्सरियती वो जमात हो या ना हो, वो हुकूमत बना जाती है वहाँ पे। तो कराची में तो यही हो रहा है, तारीख अपने आप को दोहरा रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शिकवा करना यहाँ आपका बनता नहीं है। और जो बात है कश्मीर की, और आपने कहा कि उन्होंने नाम लिया है, तो ज़ाहिर है नाम ना भी लेते तो कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर हैं पाकिस्तान में, आपको पता है कैसे चलती हैं, और उसकी वजह से अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात हुए हैं तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हूँ, ना मुझे कोई झटका लगा। ये इख्तलाफात ना ही उस तरह की ज़िंदगी और मौत का मसला पहले था, ना अब है, ना होंगे, और यही होना चाहिए सियासत में। देखें, आपको याद होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो में। उसके बाद दोनों मुल्क जब वापस आए तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत होगी, उन पर हमला हुआ। उसी दिन नवाज शरीफ पे भी एक अटैक हुआ था जिसमें वो बच गए, लेकिन और फिर नवाज शरीफ हॉस्पिटल पहुंच गए। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, फिर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन, फिर हमला हुआ तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो गए, और उसके बाद इलेक्शन फिर दोनों ने अलग अलग लड़ा। इलेक्शन लड़ के जब कौमी असम्बली में आए तो दोनों ने इत्तेहाद करके एक मुश्तरका हुकूमत बनाई जिसने परवेज़ मुशर्रफ से हल्फ लिया, अगर आपको याद हो। लेकिन जजों की बहाली के मामले पे फिर उनमें इख्तलाफात पड़ गए, और मेरे ख्याल 40 दिन ये हुकूमत चली थी सिर्फ वफाक में। फिर मुस्लिम लीग नून अलग हो गई उस हुकूमत से, और फिर उस वक्त से लेके एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में फारिग करके वहाँ गवर्नर राज लगा दिया था। और फिर आज अभी पिछले साल पीडीएम में दोनों ने हुकूमत इकट्ठे अभी बनाई जो चल रही है। तो अगर अभी इख्तलाफात उनमें हो रहे हैं ना, तो ये होने थे क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं ना, और आपको जो सियासत गर्म होती पाकिस्तान में नजर आ रही है वो इलेक्शन की वजह से है। इलेक्शन में दोनों ने अगर साथ रहे तो दोनों का नुकसान है, इसलिए दोनों अलग अलग होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो दोनों का फायदा है। इसलिए ये इख्तलाफात आपको जो नजर आ रहे हैं ये कुछ बनाए भी जा रहे हैं ताकि इलेक्शन में अपने वर्कर्स का जोश तो पैदा कर सकें, उनका खून तो गरमा सकें। ये ज़रूरी होता है सियासत में, इसलिए ये कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं है, ना ही कोई आसमान टूट पड़ेगा ना ही ज़मीन फटेगी। अच्छा, एक बड़ी हैरत की बात है जो इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर बने हुए हैं माशाल्लाह से, मौलाना फजलुर रहमान साहब। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि रिलीजियस पार्टीज़ का कितना हाथ होना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से कल जब बात की मीडिया ने तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पीडीएम का जो डेमोक्रेटिक अलायंस है हमारी, इसके अंदर सीट एडजस्टमेंट्स के तो कोई मामलात हो सकते हैं, लेकिन फिर भी JUIF जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इन केस ऑफ जो जनरल इलेक्शंस हर कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना बंदा जो है वो लेगी, वहाँ से खड़ा करेगी। तो अब ये बड़ी अजीब बातें हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हम अपना बंदा भी खड़े करेंगे और फिर हम जो है सीट एडजस्टमेंट की तरफ भी जाएंगे।
तो थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करें। ये बहुत ही इन्होंने वेग सी बात कर दी है, और एक बात तो उन्होंने खैर हद ही कर दी है कि उसमें उन्होंने कहा जी कि पीटीआई को तो होना ही नहीं चाहिए है। मतलब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रेजेंस है, जो वजूद है, उसको कैसे खत्म करेंगे भाई साहब? आपको होना तो ये चाहिए कि JUIF अगर रिलीजियस पार्टी है, आप मस्जिदों में बैठे, मदरसों में बैठे, आपका क्या काम है पॉलिटिक्स के अंदर? एंड हु आर यू टू से दिस कि ये इस पॉलिटिकल पार्टी को तो होना ही नहीं चाहिए, यू नो? देखिए, एक बड़ी आपने दिलचस्प बात की है कि रिलीजियस पार्टी को होना ही नहीं चाहिए। ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। पहली बात तो ये नहीं, रिलीजन का काम नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। रिलीजन का क्या काम है? जी, आपको याद आ गया, वेरी गुड। रियासत मदीना हो और उसके नाम पे वोट लिए जाए और हुकूमत बनाई जाए, और उस रियासत मदीना नहीं, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिलीजियस पार्टी नहीं है ना, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर नॉन रिलीजियस पार्टी रिलीजन को यूज करती है सियासत में, तो आपने तो खुद रिलीजियस पार्टीज को लाइसेंस दे दिया कि भाई अब आप भी आए और रिलीजन को हमसे ज्यादा इस्तेमाल करें। नहीं, वेलफेयर स्टेट बनाना और रिलीजियस पार्टी का आना पॉलिटिक्स में, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि कनाडा तो क्रिश्चियन स्टेट है ना, बट इट्स अ वेलफेयर स्टेट। एट द सेम टाइम इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री, बट इट्स अ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट का होना और रिलीजियस पार्टी का पॉलिटिक्स में आना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। दैट्स द थिंग। लेकिन अभी अगर कोई कहना शुरू कर दे कि मैं इसको वेटिकन स्टेट बनाऊंगा कनाडा को, और उसके नाम पे वोट ले क्रिश्चियन वोटर्स का, वेटिकन का रूल के, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी के रूल्स हैं, टॉलरेंस है, एवरेज ना होए आपके अंदर, प्राइड ना होए, तो वो तो देखे ना, यूनिवर्सल लॉज हैं, यूनिवर्सल वो तो डेमोक्रेसी का हिस्सा भी हैं। तो रियासत मदीना के भी कुछ रूल्स है और वो इस्लामिक रूल्स है। तो अगर कोई इस्तेमाल करता है उस बात को और अपने पावर पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करता है, तो आपने मुल्ला को या क्लर्जी को आपने एक टूल दे दिया कि आप वो भी इस्तेमाल करेंगे। अब आप अखलाकी तौर पे मैं कह रहा हूँ, मैं कानूनी नहीं कह रहा, अखलाकी तौर पे जवाज कम हो जाता है नॉन रिलीजियस पार्टीज पे कि जब वो खुद रिलीजन को यूज कर चुकी हैं सियासत के लिए, तो वो किसी क्लर्जी के बंदे को ये कहें कि आप यूज, क्योंकि ये तो है मैदान ही क्लर्जी वालों का है। अब अगर आपका सियासतदान कनाडा में रिलीजन को यूज करे कि जी मैं क्रिश्चियन वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए रिलीजन वो यूज करता है, तो फिर जो चर्चेज हैं वहां के, वो अगर किसी सियासी जमात को सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो आपकी अखलाकी जो ताकत है चर्च को रियासत से जुदा करने वाली, वो कम हो जाती है। देखें, ये मैं जो आपसे बात करूं ना, मैं आपसे कोई आर्गुमेंट विन नहीं करना चाहता, लेकिन ये लॉजिकल बात है। इसको आप जरा ठंडे दिल से सोचेंगे ना, ठंडा ग्लास पानी का पी के, मुझे नहीं पता आपका वहां टेम्परेचर का है, यहाँ तो आज बहुत गर्मी थी, तो आपको शायद मेरी बात समझ आ जाए। खैर, ये तो एक बात होगी ना, लेकिन आपने जो दूसरी बात की, मैं उसका आपको जवाब देना चाहता हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो सियासत में ना आए और हम हर हल्के में अपना उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे और सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे। देखिए, ये बहुत सादा सा सियासी सौदाबाजी का असूल है। जब कोई भी सियासी जमात, मौलाना फजल रहमान की JUI हो या कोई और जमात हो, जब वो तमाम हलकों में अपना कैंडिडेट्स खड़े करेंगी, तो उनके पास जो सौदाबाजी की ताकत है, बार्गेनिंग चिप जो है ना उनकी, वो मजबूत हो जाएगी सीट एडजस्टमेंट की। वो कहेंगे जी कि हमने आपके लाहौर, फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाहौर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर वो मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, और तो वो कहेंगे मुस्लिम लीग नून को कि आप कि हम उम्मीदवार के हक में लाहौर में ये अपने उम्मीदवार बिठा देते हैं, आप हमारे हक, आप हमारी सपोर्ट करें डेरा इस्माइल खान में, टांक में, पिशावर में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह वो पीपल्स पार्टी को कहेंगे कि अंदरूनी सिंध हम अपने उम्मीदवार जहां जहां खड़े किए हुए हैं, वहां से हम आपके उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, आप हमारे उम्मीदवार को मर्दान में सपोर्ट करें, नौशहरा में करें, मुल्तान में करें। तो इस तरह ये बार्गेनिंग पावर उनके पास ज्यादा आ जाएगी। ये हो गया आपके दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा सवाल था आपको, उन्होंने कहा PTI को इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए। देखिए, सियासत में इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी, इलेक्शन का साल है ना, इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे मुतालबात होंगे, जो कुछ मानने वाले होंगे, कुछ नहीं मानने वाले होंगे। तो ये तो चलता रहता है, इसको हम सियासत से निकाल देंगे। जैसे इमरान खान साहब अपने मुखालफिन को कहा करते थे, मैंने गर्दन से पकड़ के फांसी पर लटकाऊंगा, मैंने जेल में डाल दूंगा, मैं इनके AC उतरवा दूंगा। ये सारे नारे होते हैं जलसों में लगाने वाले। तो ये नारे लगेंगे, सुनेंगे आप भी, हम भी सुनेंगे, इसको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। और बर्दाश्त जो है ना, वो आरिफा ने मुझे कहा था पहले प्रोग्राम में कि जो दीवारें हैं ना, हम वो गिराना चाहते हैं, तो दीवारें गिरा के ना हमें अपनी बर्दाश्त बड़ी करनी पड़ेगी सबको।
तभी हम इस मुल्क को आगे ले जा सकेंगे। लेकिन बर्दाश्त बड़ी करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा शख्स जिसके खिलाफ आप बर्दाश्त दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ही आपको ऊपर हमला ही कर दे, आपकी आज़ादी को सल्ब कर ले या आप पे ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब सर बड़ी हैरत की बात है, आपका तो खैर मेरे से बहुत 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 ज़्यादा तजर्बा है जर्नलिज्म का, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी डीप स्टेट होती थी या इस्टेब्लिशमेंट होती थी, उसका हाथ वैसे जो था वो राइट विंग पार्टीज़ के ऊपर होता था, जो लेफ्ट विंग की पार्टीज़ थी उनके ऊपर इनका हाथ नहीं होता था। इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पाकिस्तान में चल रहे हैं और उसमें जो पीपीपी जैसी पार्टी जो है लेफ्ट विंग की, जो बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, जो कहती थी कि जी हमारे पे बड़े जुल्म हुए हैं ज़िया-उल-हक के ज़माने में भी और दूसरे ज़मानों में भी, बिलावल भुट्टो साहब सारी दुनिया में जाके कहते हैं जी कि मैं तो खुद टेररिज्म का जो है वो विक्टिम हूँ, मेरी माँ को टेररिज्म में मारा गया था। तो ये इस वक्त क्यों खामोश है? ये जो कुछ भी हो रहा है क्यों खामोश है? उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रही है? लोगों को बड़ी हैरत है इस बात पे। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट जो होती है ना, एक बात याद रखिएगा, वो उसमें हर किस्म का एलिमेंट होता है, राइट, लेफ्ट, सेंटर, अपर, लोअर, ये सब कुछ होता है। उसमें रेडिकल भी होते हैं, उसमें कंजर्वेटिव भी होते हैं, उसमें लिबरल भी होते हैं, सब होते हैं। आप देख लें कि रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स हैं जो अमेरिकन पार्टीज हैं, आपके ख्याल में दोनों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के एलिमेंट्स नहीं है? दोनों के अंदर है। इस तरह पाकिस्तान में आपका ख्याल है या आपने ऑब्जर्व नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट के टेंटिकल्स हर जगह हैं, पाकिस्तान में भी हर जगह पे हैं। आप पीपल्स पार्टी का नाम लें, मुस्लिम लीग नून का नाम लें, पीटीआई लें, जेयूआई लें, कोई सी जमात ले लें, टीएलपी ले लें, इंतहा पसंद ले लें, लिबरल ले लें, हर जगह कोई ना कोई एलिमेंट होता है। उसकी रेशो कम या ज़्यादा हो सकती है, उसमें रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कहती है इस्टेब्लिशमेंट इसलिए है ना, उसका एलिमेंट जुडिशरी में भी होंगे, मीडिया में भी होंगे, फौज में भी होंगे, पॉलिटिक्स में भी होंगे, बिजनेस में भी होंगे, इंडस्ट्री में भी होंगे, हर जगह पे होंगे। इसी तरह यहाँ भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो भी आपने कहा डीप स्टेट होती थी से क्या मुराद है? अभी भी है भाई, वो हमेशा से थी, हमेशा है, और आई डोंट नो कि हमेशा रहेगी कि नहीं। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो ना हो और उसका रोल कम से कम हो जाए, लोगों को जेन्युइनली अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक हो और वो जेन्युइनली अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, उनको भेजें, 5 साल उनकी परफॉर्मेंस देखें और अगले इलेक्शन में परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वो उनका इलाज करें, उनको वोट दें या ना दें। तो है, और पाकिस्तान में हर जमात, सियासी जमात किसी न किसी लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट से मामलात ठीक करके उनकी मर्जी से कुछ ना कुछ मिनिमम कॉमन एजेंडा तय करके पावर में आई है। ये नहीं है आप पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को आप नहीं कह सकते कि वो पावर में आई हो और उसने इस्टेब्लिशमेंट से कुछ चीज़ें तय ना की हो पावर में आने से पहले, और फिर अगर उसके इख्तलाफात हुए पावर में आने के बाद तो वो उन्हीं चीज़ों पे हुए हैं जो वो तय करके आए थे। तो आप मुझे एक नाम बता दें पाकिस्तान में किसी सियासी जमात ने हुकूमत की हो और इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से ना की हो। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब सर एक जो बात बहुत ही हैरत की है, आपको अगर याद होएगा, एक मैं किस ये कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ वो कॉन्टेक्स्ट में भी आपको बताऊंगी, लेकिन जो हमीद गुल साहब थे उनकी एक अगर आपने स्पीच जो एक इंटरव्यू में वो दे रहे थे वो उसमें वो आपको मैं बताती हूँ कि उन्होंने खुद भी अपना भी बड़ा दुख का इजहार किया था कि मैं सबसे सीनियर एक दफ़ा जनरल था तो मेरा नाम नीचे करके सुपरसीड करके एक और को लेकर ऊपर आ गए थे। तो ये सारे मामलात हमारे मुल्क में जो खास तौर पे हमारा मिलिट्री का जनरल है वो अमेरिका की शाबाशी से लगता है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। अगर अमेरिका की शाबाशी से आसिम मुनीर साहब आए हैं तो क्या जो इस वक्त मुल्क में माहौल है वो ऐसा है कि मिलिट्री के अंदर 2 कोई सेक्शंस बन गए हैं या मिलिट्री के अंदर कोई रिवोल्ट आ सकती है? क्योंकि आसिम मुनीर साहब की जो कुछ भी बातें हैं, खासतौर पे जो भी उनकी प्रेस रिलीज आई है कि हम आयरन हैंड से आपके साथ डील करेंगे, ये तो बिल्कुल सीरिया के डिक्टेटर वाली ज़बान है या सद्दाम हुसैन वाली ज़बान है। ये तो डिक्टेटर्स की ज़बान है। अपने लोगों के साथ तो ऐसी ज़बान नहीं, या कोई जो गोरा सरकार होती थी उसके ज़माने में होती थी कि तुम अपना बॉन्डेज हमको दो, यानी कि तुम हमको अपना लॉयल्टी दो एज अ स्लेव। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं, तो ज़रा प्लीज़ डालें इन चीज़ों के ऊपर रोशनी आप थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी से आपका दिल बहुत नाजुक और छोटा सा कि टूट जाए।
पहले तो वादा करें कि आपका दिल, आप लोगों का दिल नाजुक और जो छोटा है वो टूटेगा नहीं। नहीं नहीं तो नहीं फिर मैं टूटेगा, आप बताएं, आप सच सच बताएं। अच्छा देखें, आपने शुरू किया हमीद गुल से। चल मैं आप एक ये इस बात का जवाब तो पाकिस्तान की फौज ही दे सकती है, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, क्योंकि वो खुद नहीं चीफ बन सके। देखिए हर जर्नल की ख्वाहिश होती है और लेजिटिमेट ख्वाहिश है कि वो आर्मी चीफ बने, ऑनर है, सारी उम्र उन्होंने सर्व किया होता है, वो इसीलिए फौज में आते हैं कि एक दिन वो आर्मी चीफ बनेंगे। तो उनकी भी ख्वाहिश थी वो नहीं बन सके, तो जाहिर है वो बातें तो करेंगे। मैं और भी बहुत सारे चीफ्स को जानता हूँ जो नहीं आर्मी चीफ बन सके, वो क्या क्या बातें करते हैं, जो एयर चीफ नहीं बन सके वो क्या क्या बातें करते हैं। तो एक हार्ट बर्निंग तो होती है। मेरा यहाँ पे ये बात होती है अक्सर कि जनरल हमीद गुल साहब से पूछे कि जब वो DGISI थे तो कितने साल अमेरिकियों की गेम खेलते रहे, बताएं ना पहले। वो तब चले गए, कैसे बता सकते हैं, कोई और बता दे। तो ये तो सब बातें हैं, जब आप आर्मी चीफ नहीं बन सकते तो फिर आप किसी और पे जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दें। ठीक है, चले आप थोड़ी देर के लिए हम उनके इस इल्ज़ाम को दुरुस्त मान लेते हैं। तो क्या जनरल बाजवा अमरीकी आशीर्वाद से नहीं आया था? क्या उससे पहले राहिल शरीफ अमरीकी आशीर्वाद से नहीं आया था? क्या उससे पहले परवेज मुशर्रफ अमरीकी आशीर्वाद से नहीं आया था? जनरल कियानी अमरीकी आशीर्वाद से नहीं आया था? क्या किया उन्होंने? जनरल मुशर्रफ ने क्या किया इस मुल्क के साथ? कियानी ने क्या किया? राहिल शरीफ ने क्या किया? जनरल बाजवा ने क्या किया? इन सब ने प्लानिंग, जनरल पाशा DGISI थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम DGISI थे, दोनों की। जनरल पाशा ने तो नौकरी भी की अमरीकियों की रिटायरमेंट के बाद। जनरल ज़हीरुल इस्लाम की सारी फैमिली अमरीका में इस वक्त भी है। ठीक है, तो क्या वो अमरीकी गेम करते रहे यहाँ पे? अगर वो करते रहे अमरीकी गेम, अमरीका की आशीर्वाद से आए थे, तो इमरान खान को जो लेके आया तो कोई अमरीकी आशीर्वाद थी उस वक्त 2018 में? जनरल बाजवा को और जनरल फैज को सपोर्ट थी अमरीकी के, वो इमरान खान का प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाते रहे और वो लेके आए, जनरल पाशा भी, जनरल ज़हीर भी? ये सवाल पूछिएगा अपने आप से भी, और हम मेरे प्यारे ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका दिल बहुत नाजुक और छोटा सा है उनसे भी पूछिएगा। अब आ जाते हैं जनरल आसिम मुनीर की तरफ। देखिए, एक तो ये कि अभी कोई रीज़न नहीं है इतने बड़े इल्ज़ामात उन पे लगाने की, जो आपने कहा है कि वो अमेरिका के आशीर्वाद से आए। यहाँ पे ये तासुर है कि उनकी मुखालफत हो ही इतनी रही है, ज़ल्मे खलीलजाद उनके खिलाफ इतने बयान दे ही इसलिए रहा है, हालांकि उन्हें आए हुए कुछ महीने हुए हैं, क्योंकि वो अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर आए हैं। और अमेरिकी कांग्रेसमैन और अमेरिकी कांग्रेस वुमेन इतने बयानात पे बयानात दिए जा रहे हैं। स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने बयान इसलिए दिया है कि शायद अमेरिका की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ आया है। यहाँ तो ये तासुर है। अब इस तासुर को वो तकवीत कहाँ से मिल रही है, वो मैंने आपको नाम ले दिए। ज़ल्मे खलीलजाद की ट्विटर जाके आप टाइमलाइन उठा के देख लें, अमेरिकी कांग्रेसमैन, अमेरिकी कांग्रेस वुमेन जिस शिद्दत के साथ मुखालफत कर रहे हैं इस वक्त आसिम मुनीर की, वो आप देख लें। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि देखें, यहाँ पे आपको अंदाज़ा नहीं है कि 9 मई को हुआ क्या है। 9 मई के बाद यहाँ मुमकिन नहीं है किसी भी आर्मी के एम्प्लॉय के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए कि जो शहदा की यादगारें तबाह की गई हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है ना फौज में, वो कोर कमांडर के घर हमले का नहीं है, वो मियाँ वाली एयर बेस पे तैयारों को आग लगाने, लड़ाका तैयारों को आग लगाने की कोशिश का नहीं है, वो GHQ पे हमले का नहीं है, वो शोहदा की जो मुजस्समे थे, उनकी यादगारें थी, उनको जो तबाह किया गया और जो आग लगाई गई है। सबसे ज़्यादा आर्मी के अंदर जो गुस्सा है वो इस बात पे है। वो गुस्सा ट्रांसलेट हुआ है लोगों में भी, क्योंकि देखें, जो अल्टीमेट सेक्रीफाइस होती है किसी भी कंट्री के लिए, सॉइल के लिए कोई दे सकते हैं, वो अपनी जान की कुर्बानी है। उसकी रिकग्निशन में उनको निशान हैदर मिला, तमगा जुर्रत मिला, जो भी मिले, और फिर उनके मुजस्समे वहाँ लगाए गए कि ये हमारे शहीद हैं जिन्होंने अपनी सन ऑफ द सॉइल होने की कीमत दी अपने खून से और अपने वतन का दिफा करते हुए शहादत के मनसब पर फायज हो गए। अब उनके साथ जो उन्होंने किया ना, उसकी वजह से देखें, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्ती शायद हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन आप ये ज़रूर गौर करें कि क्या हमारा लीडर ने या उसकी साथ जो दूसरी लीडरशिप थी PTI की, उन्होंने गलत फैसले नहीं किए, उन्होंने हमाकत नहीं की। आप US में देख लें, ट्रंप को पहली दफ़ा अमेरिका की हिस्ट्री में 250 पौने 300 साल की उनकी जो हिस्ट्री है, उसमें पहली दफ़ा किसी अमेरिकन साबिक प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसको गिरफ्तार किया गया। अब अगर अमेरिका में ये हो सकता है इस बुनियाद पे कि उन्होंने हमला किया एक बिल्डिंग पे और वो सिविलियन बिल्डिंग थी, तो पाकिस्तान में अगर बिल्डिंग्स पे हमले हुए हैं और वो फौजी बिल्डिंग थी और उसमें शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया है, तो आप मुझे बताएं यहाँ क्या रिएक्शन होना चाहिए। अमेरिका में आप और स्टैंडर्ड्स कहते हैं होने चाहिए, पाकिस्तान में और होने चाहिए, क्यों ऐसा? मुझे ये सवाल का जवाब पहले आप दें।
ओके, वहां पे आप क्यों नहीं कहते कि सख्ती बहुत हो रही है? वहां पे आप क्यों नहीं कहते कि सीरियन डिक्टेटरशिप की तरह या इजिप्शियन डिक्टेटर की तरह अमेरिकन डेमोक्रेसी बिहेव कर रही है? क्यों नहीं आप ये कहते? आप ट्रंप को क्यों नहीं डिफेंड करते वहां पे, जैसे यहाँ पे इमरान खान को डिफेंड किया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, अफसार यहाँ पे तो बहुत क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपको पता नहीं है। जैसे बेचारे एक दफ़ा लॉन्ग सेशंस चल रहे थे और उसमें जस्टिन ट्रूडो साहब ने शायद अपेरेंटली डोनट्स मंगवा लिए थे, तो उस पर भी मीडिया ने उनको खींचा कि टैक्स पेयर्स के पैसे पे आपने डोनट्स कैसे मंगवाए हैं। मीडिया बहुत खींचता है यहाँ पे। डिक्टेटर क्यों नहीं कहा जा रहा? हाँ, बाइडेन को सीरियन डिक्टेटर क्यों नहीं कहा जा रहा? इतनी सख्त वो एक्शन ले रहा है ट्रंप के खिलाफ। जी जी, वो दैट इज अमेरिका। आई कैन ओनली टॉक अबाउट कनाडा। 18 साल सजा हुई है उस बंदे को जो नैन्सी पेलोसी की कुर्सी पे जाके बैठा था। 18 साल कैद। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज रूल ऑफ लॉ जी। वहां पे डेमोक्रेसी चलती है। हमारे तो मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है ना। रूल ऑफ लॉ ठीक क्यों नहीं है? हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। हम वहां पे कहाँ चलता है? वहां तो जो प्यारे हैं, प्यारों को बचा लिया जाता है, और जो प्यारे नहीं है उनको खींच लिया जाता है। आपको पता ही है, मुशर्रफ साहब के जमाने में मैं भी लिखती थी, फ्रंट पेज पे मेरी स्टोरीज भी आती थी, उसमें कभी एक्शन भी एक दो दफ़ा लिया मुशर्रफ साहब ने। मगर मैं तो कह सकती हूँ कि डिक्टेटर ने कोई हमारे साथ तो सख्तियाँ नहीं की। लेकिन उसी एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशर्रफ साहब के ज़माने में मसूद मलिक साहब ने एक क्वेश्चन पूछ लिया और फिर उनको बिल्कुल ही दीवार के साथ लगा दिया गया कि इस बंदे को ना तो नौकरी देनी है। आपके साथ भी जो कुछ हुआ अफसार, उसका भी हमें बड़ा अफसोस है। आपको तो गोली तक मारी गई। नॉट रियली कि मैं किसी का साथ दे रही हूँ, लेकिन हामिद मीर साहब को भी गोली मारी गई। अब देखें ना, इस तरह के काम तो नहीं होते ना ये इस तरह की वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर। बिल्कुल नहीं होते, नहीं होते। ये बात अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ होता है ना। अगर रूल ऑफ लॉ यहाँ पे हो रहा है और इतने बड़े वाक़े पे हो रहा है, हम तो इंडिविजुअल केसेस थे ना, तो हमारे साथ भी ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर नेशनल लेवल पे कोई ट्रेजेडी हुई है, जैसे अमेरिका में हुई थी, तो वहां तो सबने एक्सेप्ट किया। बाइडेन को तो कोई नहीं डिक्टेटर कह रहा, इजिप्शियन डिक्टेटर या सीरियन डिक्टेटर बाइडेन को तो नहीं कह रहा। हमारे यहाँ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ आप इस वजह से कि यहाँ पहले रूल ऑफ लॉ नहीं था, तो अब भी नहीं होना चाहिए। टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। अगर रूल ऑफ लॉ यहाँ पे हो रहा है तो एक एग्जांपल सेट हो रही है कि आप एक लाइन नहीं क्रॉस करते, चाहे आपके जितने भी इख्तिलाफात हों किसी भी महज़ब मुल्क में, तो वो यहाँ सेट होने दें। आइंदा जो कोई और करेगा तो उसके साथ भी यही होगा। नहीं, वो यहाँ पे वहां पे लोगों का, जो बीबीसी की आपने डॉक्यूमेंट्री जरूर देखी होगी, वो कहते हैं कि ये तो ये पीटीआई को दीवार के साथ लगाने के लिए लोग जो थे, उन्होंने तो वो गाड़ियां और वो बंदे तक एरो लगा लगा के, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो भी आई है उसमें उन्होंने बताया कि ये लोग उतरे हैं और इन लोगों ने किया है। तो नॉट नेसेसरली कि वो पीटीआई के बंदे थे, एक नैरेटिव बिल्ड किया है। जैसे कि आपको पता है एलिजिडली ये करती हैं अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, पूरा एक सीन क्रिएट कर देती हैं जब किसी को उन्होंने पकड़ना होता है। तो समथिंग लाइक दैट वाज डन। अच्छा खैर, एनीवेज ये जी एक मिनट मुझे इसका जवाब देने दें। ये एक तो मैंने बीबीसी की वो रिपोर्ट नहीं देखी जिसमें आप कह रही हैं कि एरोहेड लगा के दिखाए हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि आप लोगों तक सारी बात पहुंच नहीं रही। जितने बंदों को खान साहब ने खुद कहा, मैं उनके ट्वीट्स तो मैंने देखता रहता हूँ ना, उन्होंने ट्वीट्स में भी जिन लोगों को, और फिर खान साहब को वो ट्वीट डिलीट करने पड़े क्योंकि वो फेक न्यूज साबित हुई हैं। वो जितने लोग थे वो पकड़े गए, जिनके बारे में फर्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो कोर कमांडर के घर के बाहर एक बंदा गेट खोलने की कोशिश कर रहा है और बार बार वो उनको धमकियां लगा रहा है, उसका हेयर कट भी जो है वो फौजी स्टाइल का है, उसको कहा गया कि ये एजेंसी का बंदा है। खान साहब ने खुद ट्वीट किया कि ये एजेंसी का बंदा है। वो आपको पता है 2 दिन बाद वो फेक न्यूज एक्सपोज हो गई है और उस बंदे को दिखाया गया वो पीटीआई का सरगर्म रुकन है, वो शायद मुल्तान से है, और उसका पूरा जितना भी उसकी पीटीआई लीडर्स के साथ तस्वीरें हैं, जितना उसका फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर, जहाँ जहाँ भी वो है सोशल मीडिया पे, उसने जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं पिछले कई सालों में, सब वो बाहर आ गई हैं और वो पकड़ा भी गया है। कह रहे थे वो छुपा हुआ, वो पकड़ा गया है, उस पर मुकदमा चल रहा है। इसी तरह और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोग पकड़े गए हैं और वो साबित हो गया है। वो जिस बंदे ने जो वीडियो बना के दिखा रहा था कि यहाँ पे हम कोर कमांडर के घर में एंटर हो गए हैं, वो भी पीटीआई का वर्कर निकला। वो उसने बल्कि वीडियो बयान भी दिया है कि हमें वर्गलाया गया और अपने बच्चों को खान साहब ने वहाँ रखा हुआ है और लंदन में, और हमारे बच्चों को इस तरह मरवा दिया, अब केसेस हो गए उन पे, उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये देखें, आप तक पूरी चीज़ें, पूरी न्यूज़ पहुँच नहीं रही। प्रोपेगेंडा यहाँ भी हो रहा है। आपने कहा ना वहाँ पे अमेरिका में एजेंसीज होती हैं, हम भी यही कहते हैं अमेरिका में एजेंसीज होती हैं, अमेरिका में लॉबिस्ट फर्म्स होती हैं जो खान साहब ने हायर की हैं, जिन्होंने मुसलसल प्रोपेगेंडा किया, लेकिन अब वो खामोश होती जा रही हैं क्योंकि दूसरी तरफ का सच भी बाहर आ रहा है।
वो तो खैर हर कोई करते हैं, वो तो खैर मोहतरमा बेनज़ीर ने भी किया था, उन्होंने भी वो जो थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो है वो बहुत बड़ी एक फर्म, उन्होंने भी लॉबिंग फर्म जो थी वहां पे की थी, और वो उनके लिए, ये इन सब बड़े लोगों के लिए लॉबिंग करते हैं ये लोग। आपको पता ही है यूनाइटेड नेशंस तक में वो जो इराक की वो जो बच्ची पहुंच गई थी एंड देन दे फाउंड आउट दिस होल थिंग वाज रॉन्ग, वो तो करते हैं ये फर्क है ना बेनज़ीर भुट्टो में और इमरान खान साहब ने, कि बेनज़ीर भुट्टो तो अमेरिकन आशीर्वाद से आ रही थी, इमरान खान साहब तो हकीकी आज़ादी ले रहे थे और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, और कह रहे थे साइफर आया है और साइफर के जरिए मेरी हुकूमत गिराई गई है, तो फिर अब अमेरिका को अपीलें क्यों कर रहे हैं, वो क्यों भिजवा रहे हैं अपने वफ्द वहाँ पे, जो जा के अमेरिकी कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ नहीं हैं, हम तो अमेरिका के साथ दोस्ती चाहते हैं, और फिर लॉबिंग के लिए वहाँ पे फर्म्स हायर की गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन है उनके मौक़िफ़ में, बेनज़ीर के मौक़िफ़ में कॉन्ट्राडिक्शन ही थी। वो हमेशा से अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहती थी, रखना चाहती थी, और इसको उन्होंने कभी राज भी नहीं रखा। उन्होंने पब्लिकली भी ये कहा, प्राइवेटली भी ये कहा। खान साहब जलसों में अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं उर्दू में, जब इंग्लिश लैंग्वेज में वो इंटरव्यू देते हैं अमेरिकन मीडिया को या बीबीसी को, तो वहाँ वो इंटायरली डिफरेंट बात करते हैं, वहाँ वो प्रो वेस्टर्न प्रो अमेरिकन बात करते हैं। ये चीज़ें हमें तो समझ आती है ना, हम बाइलिंगुअल हैं, लेकिन आम लोग तो बाइलिंगुअल नहीं है पाकिस्तान के, वो उर्दू समझते हैं, बाज़ लोग अंग्रेजी नहीं समझते, उन्हें नहीं पता चलता इमरान खान क्या कह रहे हैं इंग्लिश मीडिया को। और जब वहाँ अमेरिका और वेस्ट में रहने वाले वो पाकिस्तान में उर्दू नहीं पढ़ सकते, उर्दू नहीं सुन सकते, इसलिए उन्हें नहीं पता चलता इमरान खान यहाँ पे क्या कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, और किस तरह यहाँ पे नफरत उन्होंने फैलाई लोगों के अंदर और उनको सड़कों पे लेके आए अमेरिका के खिलाफ, लेकिन साथ अमेरिका में लॉबिंग भी कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कभी ना कभी तो बाहर आनी थी, वो आ गई। अच्छा चलें, आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, ठीक है बिल्कुल, लेकिन बेनज़ीर जो थी वो भी मुल्क के ख़िलाफ़ काफ़ी कभी बात करती होती थी कि पाकिस्तान में ये हो रहा है और मेरे बाप के साथ ये किया गया, पर उन्होंने ये कभी नहीं बताने की कोशिश की कि उनके अपने बाप ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। पता है क्या बात है, जब हमारे अपने ऊपर तकलीफ़ आती है ना, तो हम कहते हैं जुल्म सबसे ज़्यादा मेरे साथ हो रहा है, और दूसरे के साथ जब हम कर रहे होते हैं, भुट्टो साहब जो कुछ दूसरों के लोगों के साथ कर रहे थे, FSF जो बनाई हुई थी उसका मकसद क्या था, आपको तो पता है मेरे से ज़्यादा, क्या करते थे वो लोगों के साथ, लोगों की बेटियों के साथ, अलेजली उनके बच्चों के साथ, और उसके बाद जब उनके वालिद साहब को पकड़ लिया गया, जो कुछ उनके वालिद साहब ने इस मुल्क के साथ किया, तो तब बेनज़ीर साहबा को बड़ी तकलीफ हुई। सॉरी टू से दिस थिंग, लेकिन वो जाहिर है कि जब अपने ऊपर होती है तो बड़ी तकलीफ होती है जब हम दूसरे ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फैशिज्म किया और उसकी सजा पाई, और फांसी पे गए, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, और हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था इस फैशिज्म में, ना उन्होंने फैशिज्म किया बेनज़ीर भुट्टो ने। और यही चीज़ हम इमरान खान साहब को समझाते रहे उनके 4 साल दौरे इक़्तिदार में, और 10 साल दौरे इक़्तिदार जो उनका केपी में था, कि आप फैशिज्म के रास्ते पे मत चलें, क्योंकि माजी में जो भी फैशिज्म के रास्ते पे चला उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन खान साहब ने नहीं माना, 70 साल की उम्र में भी उन्होंने वो गलतियां की जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो 40 साल की उम्र में और बेनज़ीर भुट्टो 40 साल की उम्र में करके सीख चुके थे। बेनज़ीर भुट्टो ने तो खैर फैशिज्म किया ही नहीं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी 40-45 साल की उम्र में किया ना। खान साहब ने तारीख से कुछ नहीं सीखा, 70-72 साल की उम्र में भी वो फैशिज्म के रास्ते पे चलते रहे, और फिर उनको अगर अब उसकी सजा मिलने जा रही है तो बर्दाश्त करना चाहिए। अब ये नहीं कहना चाहिए कि हम पे बहुत जुल्म हो रहा है। हाँ जी ठीक है। अच्छा अब सर, एक जो बात बहुत ज़्यादा इस वक्त जो नैरेटिव पकड़ा हुआ है जिस चीज़ ने, वो ये है कि शायद जो औरतें हैं पाकिस्तान में उनके साथ अब बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। अब अगेन आप कहेंगे आप ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, आपको दोनों साइड ऑफ द स्टोरीज नहीं पता चलती। हमें ये पता चला है अलेजली आई एम सेइंग कि जो लोग जिन्होंने पीटीआई छोड़ा भी है उनको भी उनकी औरतों की वजह से कहा गया कि ये तुम्हारी जो है घर की औरतों के बारे के साथ ये कर दिया जाएगा और ऐसे किया जाएगा अगर तुमने पीटीआई को ना छोड़ा। और वो फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सो मच सो टू द एक्सटेंट कि आपके ही वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन बल्कि उनको किया, उन्होंने कहा जी ये सारों को जिनको आप पीटीआई छोड़ने का कह रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कह रहे हैं उनको स्क्रिप्ट तो दूसरा दे दें, स्क्रिप्ट भी आपने सबको एक ही दिया हुआ है। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि एटलीस्ट इतना कानून मुझे पाकिस्तान का पता है कि मगरिब के बाद आप किसी औरत को अरेस्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पे तो ये किया जा रहा है कि उनको बालों से ड्रैग करके और घरों से निकाल के, एंड यू नो पीपल लाइक यास्मीन राशिद एंड शीरी मिजारी जो कि उस्ताद हैं, डॉक्टर हैं, शरीफ लोग हैं, उनके साथ ऐसे करना मतलब किसी भी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि इनके साथ नहीं होना चाहिए और बाकियों के साथ होना चाहिए। इसके ऊपर जरा रोशनी डालें कि ये इसमें सच्चाई क्या है। फरियाल तालपुर भी औरत थी, आधी रात को उन्हें हॉस्पिटल से घसीट कर जेल में डाला गया, ईद की रात थी, चांद रात थी, याद है जी। मरीम नवाज को
लंदन से वापस आई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो टाइम याद है आपको जब जहाज से उतरने या का या टाइम? या रात थी या जी दिन था? जी जी थी। बाद का वक्त था या पहले का था? नहीं नहीं, रात का वक्त था। ठीक है। दूसरी बार उन्हें गिरफ्तार किया गया जेल के अंदर, वो अपने वालिद से मुलाकात करने गई थी। उन्हें जेल से बाहर निकलने के बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता था। उनके वालिद के सामने वहां से उन्हें उठा के ले जाया गया कि नहीं यहीं से गिरफ्तार करना है। फैशिज्म जो होता है ना, कार्मा की तरह, इट नेवर मिसेस इट्स एड्रेस, इट कम्स बैक, इट्स कमिंग बैक। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये अच्छी मिसालें कायम करनी चाहिए थी इमरान खान साहब को अपनी रियासत मदीना में। उनके साथ सब कुछ था, उनके साथ जुडिशरी थी, उनके साथ फौज थी, उनके साथ मीडिया था। और उस ताकत में बदकिस्मती से उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने कहा मैं जो मर्जी करूंगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं, अगले 30 साल तो 20 साल तो मेरे हैं। तो इसलिए वो ये गलती पे गलतियां करते गए, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ। आपका सवाल ये था कि औरतों के साथ जुल्म हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम लेके बात करता हूँ। सबसे जो प्रोमिनेंट खातून गिरफ्तार हुई वो खतीजा शाह हैं, जो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं। वो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की। उसके बाद, हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है हमको। यस, हमको अच्छा, आ रही है। तो उसके बाद एक उनकी वर्कर थी पीटीआई की, आलिया हमजा एमएनए भी हैं, सनम जावेद हैं वर्कर हैं, एक तैयबा राजा हैं। ये सब का वीडियो क्लिप्स मैंने खुद देखे हैं। पुलिस की गाड़ी, जेल की गाड़ी में से उतरते हुए उनसे पूछा मीडिया ने कि आपके साथ ज्यादती हुई? उन्होंने कहा हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। खतीजा शाह ने ऐसी कोई बात नहीं की, यास्मीन राशिद ने ऐसी कोई बात नहीं की, मलिका बुखारी ने ऐसी कोई बात नहीं की। अब आप मुझे बताएं कि ये जो खवातीन ये पढ़ी लिखी हैं, ये एमएनएस हैं, मिनिस्टर्स रह चुकी हैं, फेडरल मिनिस्टर रह चुकी हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पे रह चुकी हैं, ये बाहर निकल के जब कह रही है हमारे साथ ज्यादती नहीं हुई, तो मैं उस झूठे यूट्यूबर की बात पे यकीन करूं जो सिर्फ अपने व्यूज के लिए और डॉलर टिल मशीन के खड़कने के लिए मुसलसल झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है इसलिए कि मुझे व्यूज ज्यादा हैं। मैं भी आपको 10 झूठी स्टोरी सुना सकता हूँ व्यूज ज्यादा लेने के लिए, लेकिन मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि मैं पैसे के लिए झूठ बोलना शुरू कर दूं। तो वो आप देख लें, उनका यूट्यूबर जो ये झूठ फैला रहे हैं मुसलसल, क्या वो जेल के अंदर गए थे उन खवातीन से? उन्होंने पूछा है जिन पे आपको पता ही कितना बड़ा स्टिग्मा है, यहाँ पाकिस्तान में किसी खातून पे ये इल्जाम लग जाए कि उसके साथ जेल में ज्यादती हुई है, कहीं भी ज्यादती हुई है, उसकी फैमिली छोड़ देती है, उसके हस्बैंड छोड़ देता है, उसके बहन भाई छोड़ देते हैं उसको। इन लोगों को जरा शर्म नहीं आती कि सिर्फ चंद डॉलर कमाने के लिए इतने गंदे गलीज घिनौने इल्जामात लगा रहे हैं, जबकि वो खवातीन बाहर निकल के कह रही हैं कि हमें टच भी नहीं किसी ने किया। तो ये मेरा ख्याल है ये प्रोपेगेंडा इस तरह नहीं करना चाहिए, ये बड़ी ज्यादती है उन अपनी खवातीन। आप देखें ना कि उसी पार्टी से ये यूट्यूबर्स कहते हैं कि हम उसी पार्टी के वर्कर्स हैं, और उसी पार्टी की खवातीन के ऊपर इतने गिरौने इल्जाम लगा के they're crushing them and they're throwing them under the bus. How unfortunate this is. How unfortunate, tragically unfortunate this is. I'm aghast. I am so shocked कि कोई अपनों के खिलाफ इस तरह गंद खुद उछाल सकता है। इतना गिर गए हैं ये यूट्यूबर्स कि इतनी औरतों की इज्जत ये उछाल रहे हैं और उससे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ठीक है, गिरफ्तारियां हुई हैं और जेल में भी हैं और वहां गर्मी भी बहुत है, अब इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बात आपने की है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, और बताएं मुझे आपका क्या सवाल था? हाँ जी, भूल गया। नहीं कोई बात नहीं है, आपने बहुत सारी बातें उसमें कर दी हैं तो वो सारा कवर हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो नई पार्टी अब आ गई है जहांगीर तरीन साहब की, तो अब इसको किसकी शाबाशी है? डीप स्टेट की है, किसी और की है? क्योंकि देखें ना, तजर्बे तो ये भी करते हैं ना डीप स्टेट वाले भी। MQM क्रिएट कर दिया था, उससे कितना प्रॉब्लम हुआ। अब आजकल वो एक और भी एक रिलीजियस फनाटिक है रिजवी, उसके भी अब लगे हुए हैं कि शायद उसको भी थोड़ा इस्टेब्लिश करना है। अब जहांगीर तरीन साहब तो खैर पैसे वाले हैं, ये तो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो अब ये जो खिचड़ी बन रही है, इनको कौन ला रहा है? रिजवी के पीछे कौन है? तो ये क्यों इस तरह के जो हैं तजर्बे कर रहे हैं कंट्री के अंदर? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि कार्मा नेवर फॉरगेट्स योर एड्रेस। जी ठीक है। तो ये वही TLP है ना रिजवी साहब की, जिन्होंने धरना दिया था फैजाबाद में 2016 में या 17 में। तो खान साहब ने कहा था कि मेरा दिल करता है मैं जाके इस धरने में बैठ जाऊं। उन्होंने सपोर्ट किया इस धरने को। उससे पहले ताहिरुल कादरी के साथ कैनेडियन आपके मौलाना, वो क्यों नहीं आते? अब आप ये सवाल पूछा करें ना कि आप ताहिरुल कादरी को इस मुल्क में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, आप क्यों नहीं आते इनकलाब लाने के लिए? उसी वक्त क्यों आ रहे थे? उंगली किसकी उंगली थी वो? ताहिरुल कादरी साहब को और खान साहब को, जो हर कुछ महीनों बाद एक धरना लेके चल पड़ते थे इस्लामाबाद। आप क्यों नहीं आ रहे? पूछिए ना उनसे।
अब वो आपके कनाडा में बैठे हुए हैं। यस, कितने बड़े मजे में रह रहे बैठे हैं हैं, और मजे में बैठे हैं, बड़े मजे में बैठे हैं। तो वो किसने उनको प्रमोट किया? आप देखें, बात आपने शुरू की थी जहांगीर तरीन की पार्टी की। मैं किसको नहीं पता कि जहांगीर तरीन के ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो उनके बहुत पुराने खिलाड़ी हैं एस्टेब्लिशमेंट के। उन्होंने पहले भी इमरान खान उनको क्यों अपने साथ हमेशा रखते थे? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान सब जाना चाहते थे। मैं तो यही कहता हूँ ना कि जब आप उस रास्ते पे चलते हैं, जब आप देखें जंगल में एक सीधा रास्ता है, एक उल्टा रास्ता, शॉर्टकट। उल्टे रास्ते पे जब चल के आप पाँव के निशान वहाँ छोड़ जाते हैं ना, तो उन पाँव के निशानों पे कोई और भी चल के आ सकता है। तो अब वो दूसरे चल रहे हैं, जो खान साहब जिस शॉर्टकट से ऊपर पहुंचे हैं, अब जहांगीर तरीन साहब भी उसी शॉर्टकट से ऊपर पहुंचना चाहते हैं। तो बस ये बात है। और ओके, एंड एब्सोल्युटली माय लास्ट क्वेश्चन अब्सार, कि जो मीडिया के साथ हो रहा है, जैसे अब इमरान रियाज साहब को गायब किया हुआ है बड़े दिनों से, उनका पता नहीं चल रहा है। वो जो हैं आदिल राजा साहब, उनको वहाँ पे पुलिस के ऊपर उधर उनको कहा कि जी उनको उठा लो, खैर उनको भी बेल मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं। बाकी बहुत सारे जर्नलिस्टों को के नाम पे के वो जो उन्होंने जारी किए हैं पाकिस्तान के अंदर के, इन सब जर्नलिस्टों को पकड़ो। तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के अगेंस्ट नहीं है चीज़ें? ये चीज़ें आपने मुशर्रफ साहब के ज़माने में देखी थी, या इससे ख़राब थी, इससे अच्छी थी? ज़रा डिक्टेटर जो है, क्योंकि ये तो अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं ना, तो ज़रा डिक्टेटर के ज़माने से थोड़ा कंपेयर करेंगे कि जो जर्नलिस्टों के साथ किया जा रहा है अब, और कैसे करेंगे? ये सारे तो कनेडियन अमेरिकन जो है नेशनल है अब ये सारे जर्नलिस्ट, तो इनके साथ कैसे ये पकड़ धकड़ करेंगे? देखिए, एक साइड पे रहें, अगर कैनेडियन अमेरिकन हैं तो फिर कनाडा और अमेरिका में जाके ये इसी तरह की बात करें, वहां कहें फौज को, जैसे आदिल राजा नहीं, फौज वहां पे, फौज यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती। यहाँ पे तो शायद किसी को फौजी जनरल का नाम भी नहीं पता है, कनेडियन फौजी जनरल का नाम भी नहीं पता किसी को यहाँ। ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आदिल राजा को कहें कि वो बरतानिया के फौजियों को ये कहे कि चीफ के खिलाफ आप बगावत कर दें, कहे ना जरा, वहां पे करे ना आदिल राजा। और वो जो कैनेडियन अमेरिकन मोहित पीरज़ादा बैठा हुआ है वहाँ पे अमेरिका में, उसे चाहिए कि वो कहे, अमेरिकन चीफ ऑफ स्टाफ को कहे कि उसके जो अंडर कमांड लोग काम कर रहे हैं उनको वो इंस्टिगेट करे ना, बगावत करे। पर वो करे ना, करे ना, सोशल मीडिया पे ये बयान दे, क्यों नहीं देता? शाहीन सेबाई साहब भी हैं, शाहीन सेबाई साहब हैं उसमें। बड़ा अच्छा बहाना है कि ट्रंप के साथ जुल्म हो रहा है। वहां पे लोगों को 18-18 साल कैद की सजा दी रही है, सिर्फ एक वो बेचारे पुरअमन तरीके से एक दफ्तर में घुस के कुर्सी पे बैठ गए थे, स्पीकर की साथ तो नहीं ले गए थे, तो वहां बड़ा जुल्म हो रहा है। तो जो चीफ ऑफ स्टाफ के नीचे जितने भी हैं, ये कमांडर इन चीफ जो बाइडेन है, उसके नीचे जो फौजी हैं वो बगावत करते हैं और उसको निकाल बाहर करें, कर रहे ना जरा वहां पे, फिर देखिए क्या होता है। और दूसरी बात, आपने कहा कि आदिल राजा को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया ना, ब्रिटिश पुलिस और कानून पे तो आपका एतमाद है क्योंकि वो गोरा है, हम तो ब्राउन है, हम तो काले हैं, हम तो बहुत जुल्म करते हैं यहाँ पे लोगों पे। अगर कानून का निफाज करेंगे तो वहां तो ठीक हो रहा है ना, इसलिए उसका जिम्मेदार तो पाकिस्तान को ना ठहराएं। यहाँ पे जो आपने बात की, प्रेस फ्रीडम नहीं है, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, खुले अल्फाज में कह रहा हूँ, यहाँ प्रेस फ्रीडम नहीं है। आपको लेनी पड़ती है प्रेस फ्रीडम, लेकिन मैं झूठ का भी साथ नहीं दे सकता। मैं झूठ को इस पर्दे में नहीं डिफेंड कर सकता कि ये प्रेस फ्रीडम है और आप झूठ बोलें, आप लोगों की जिंदगियां खतरे में डालें। इमरान रियाज को गायब किया गया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मैं चाहता हूं उसको कानून के सामने पेश किया जाना चाहिए, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि इमरान रियाज ने कितने साल तक इस मुल्क के हर कानून की खिलाफ वर्जी की है। उसने लोगों के खिलाफ यहाँ नफरत भरी है, उसने लोगों के खिलाफ यहाँ पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस किया लोगों को कि इस ये बंदा गद्दार, ये काफिर, ये फलाना, ये झूठा है, ये मकार, इसको खत्म कर दें, इसके खिलाफ मुहिम चलाएं। वो कितने साल ये करता रहा, किसके कहने पे करता रहा? जिनके कहने पे करता रहा ना, वो अपने घर ले गए उसको कि भाई इधर आ, तुझे तो हमने पाला, तू हमारे ऊपर कैसे खुल गया। ये है असल झगड़ा। झगड़ा प्रेस फ्रीडम का नहीं है यहाँ पे। झगड़ा ये, भाई तुझे तो हमने ट्रेन किया दूसरों के खिलाफ और तूने किया वो काम सही। तो आज इमरान रियाज अपने ज़मीर से पूछे ना, उसने लोगों पे कितना कीचड़ उछाला, झूठा, उनकी जिंदगियां खतरे में डाली। किस किस की, मलाला यूसुफजई से लेके यहाँ इस मुल्क में किस किस का मैं नाम लूं जिसकी जिंदगी उसने खतरे में डाली, किस किस के नाम लूं जिसको उसने फतवे दिए झूठे। तो मैं झूठ को डिफेंड नहीं कर सकता प्रेस फ्रीडम के नाम पे। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ यहाँ प्रेस फ्रीडम नहीं है, या फ्रीडम इसलिए नहीं है प्रेस फ्रीडम कि यहाँ वैसे ही फ्रीडम्स नहीं है, यहाँ कानून वैसे ही कमजोर है, यहाँ जमहूरियत वैसे ही कमजोर है। हम खान साहब को यही समझाते रहे कि भाई यहाँ जमहूरियत को मजबूत करें अगर आप आ गए हैं, या प्रेस फ्रीडम को मजबूत करें। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम का खिताब पाया पूरी दुनिया से, मैंने नहीं दिया, इंटरनेशनल वर्ल्ड ने उन्हें खिताब दिया। तो कुछ तो कर रहे थे ना वो। अगर अच्छी मिसालें वो सेट करके जाते, मीडिया को आज़ादी देते यहाँ पे, तो आज वो मीडिया उस आज़ादी को एंजॉय कर रहा होता। उन्हें तो कवानीन बनाए,
साइबर क्राइम के कवानीन बनाए जो पहले मुस्लिम लीग नून ने बनाए, इन्होंने ज्यादा सख्त कर दिए। ये इन्होंने बनाए हैं ना, छोड़ के गए, तो अब इन्हीं के जरिए वो उनको पकड़ रहे हैं। तो मैं क्या करूं, मुझे बताएं। जब मेरे हाथ बांध के चले गए, मेरी जुबान बंदी करके चले गए खान साहब, और वो कवानीन अब इस्तेमाल हो रहे हैं, तो देखिए झूठ में और प्रेस फ्रीडम में प्लीज एक लकीर खींचें। प्रेस फ्रीडम नहीं है, लेकिन झूठ को डिफेंड नहीं किया जा सकता। और एक चीज और है, अभी जर्मनी में पिछले दिनों उन्होंने एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया, वो उसको जुर्माना भी किया है, पता नहीं 62 मिलियन यूरो का। तो इतना जुर्माना होता है, वहाँ अदारे बंद कर दिए जाते हैं अगर वो झूठी खबर दें। तो कानून का निफाज तो आपको सपोर्ट करना चाहिए कि अगर कोई झूठी खबर दे रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, उस पर कानून का निफाज होना चाहिए। या तो अब ये कि कानून का निफाज, कोई जुर्म कर ले उसको नहीं पकड़ा जाना चाहिए, या तो हम ये रूल तय कर लें यहाँ पे कि जी ये सेट ऑफ पीपल है जो इन लोगों को सपोर्ट करता है फलां जमात को, उस पर कानून नहीं नाफिज होना चाहिए, दूसरों पे होना चाहिए, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर कानून सब पे नाफिज होना चाहिए तो जो कोई भी है, फिर अल्लाह का एक निज़ाम भी तो है ना। शाजिया, आप भी अल्लाह पे यकीन कर रखती हैं, मैं भी रखता हूँ। जब आप किसी पे जुल्म करते हैं तो हो सकता है कि आप उस जुर्म में ना पकड़े जाएं, किसी और छोटे जुर्म में पकड़े जाएं। और यकीन करें कि ये यूट्यूबर्स ने यहाँ लोगों पे बहुत जुल्म किया, आपको पता ही नहीं है इन लोगों ने कितना पैसा कमाया है यहाँ पे, प्रेशर ग्रुप्स बना के, कब्जा ग्रुप बना के, क्योंकि पुलिस इनसे डरती थी, इंतजामिया इनसे डरती थी, इनके इशारों पे नाचती थी। आपको भी पता है, मेरा भी पता है आपको, मैंने कितना यहाँ पैसा बनाया है और दूसरों ने कितना पैसा बनाया है। आपने राना कैसर ने, मुबारक विर्क ने, There are so many अगर मैंने names. पैसा बनाया होता ना, मैं रात को 2 बजे इस वक्त यहाँ ठंडी मीठी नींद सो रहा होता, आपसे बैठ के इस वक्त मैं नौकरी ना कर रहा होता। Thank you very much. Thank you very much, Absar. It's always a pleasure listening to you and getting really the right insight. अब वो जाहिर है कि किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी। मैं तो खुद आपके साथ बहुत लड़ाई करती हूँ और आप गुस्से भी हो जाते हैं, आप मेरे से बड़े हैं। जाहिर है कि ओहदे में, मैं एज में नहीं आपको कह रही, और आपके एज में आपसे आप नहीं मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, बहस में तो हाँ नहीं आप ओहदे में बहुत बड़े हैं मेरे से। आप अपने आपका जो करियर है जर्नलिज्म का, उसमें आप बहुत बड़े हैं। आपका दर्जा उस्तादों की तरह है। मैं तो जब आई थी तो मैं बच्ची सी थी, और आप तो बड़े एस्टैब्लिश्ड जर्नलिस्ट थे, तो मैं तो आपको उस्ताद ही हमेशा मानूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। विल सून कनेक्ट इंशाल्लाह, एंड लवली टॉकिंग टू यू, और मे योर फैमिली और आप जो हैं, अब अल्लाह करे आप सेटल्ड रहें और खुश रहें, आपके बच्चे, आपके बेगम साहिबा। तो हमारी तो खुशी इसी में है, और हम सब के लिए पाकिस्तान में यही दुआ करते हैं दैट एवरीबडी शुड स्टे हैप्पी देयर। इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, और अल्लाह इसको बद नज़र से बचाए, और लोग वहाँ पे हंसी खुशी हमेशा रहते हैं, जैसा कि पाकिस्तान हमने देखा हुआ है। सो बाय फॉर नाउ, विल कनेक्ट विद यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच शाजिया, बहुत शुक्रिया।